Hello everyone, welcome to Dikshant's EduTech. I'm your SST teacher Pravesh sir. So today we are going to start our fourth lessons of history. The name of the lessons is Rural Life and Society. Okay, this is our part 1. This is our part 1 video, okay, of chapter 4, History, SST. And what is the meaning of rural, okay, and the सोसाइटी यू नो डैट सोसाइटी मीन्स ओके समाज हो गया यानी कि हमारे सामाजिक लाइफ यानी कि हमारे सोशल लाइफ एंड ओके रूरल मीन्स ओके विलेज कोई ओके हम क्या भी कहते रूरल कहते। तो इस चैप्टर के थ्रू ओके हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे कि कॉलोनियल पीरियड में रूरल लाइफ ओके कैसा था, तो ओके एंड क्या क्या ओके प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करना पड़ा, क्या क्या सेटलमेंट ओके ब्रिटिश ने लाया था। तो ये सब ओके जो भी है इस चैप्टर के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते ओके हमारे आज का जो मेन लेसन है कॉलोनियल ओके अग्रारियन पॉलिसीज, यानी कि कॉलोनियल मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, अग्रारियन यू नो डैट विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ जो रिलेटेड ओके होते उसे हम क्या कहते हैं अग्रारियन ओके पॉलिसी। क्योंकि ये जो हमारे चैप्टर ओके यहाँ पर हम ज़्यादातर किसको फोकस करेंगे, लैंड ओके लैंड रेवेन्यू ओके एंड फार्मर्स हो गया ओके उसी को हम इस चैप्टर में ज़्यादा से ओके फोकस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते कि कॉलोनियल अग्रारियन पॉलिसी का ओके फर्स्ट नंबर 1 वो है हमारा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट ओके सेटलमेंट, ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये परमानेंट सेटलमेंट ओके किसने इंट्रोड्यूस किया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके कब इंट्रोड्यूस किया है, 1793 में। अब हु वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके लॉर्ड कॉर्नवालिस एक क्या था, गवर्नर जनरल। उस टाइम ओके गवर्नर जनरल अपॉइंट करके ओके इंडिया में भेजे जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था ओके हमारी इंडिया का गवर्नर जनरल एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही ओके परमानेंट सेटलमेंट को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है ओके हमारी इंडिया में। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है, ओके ये क्या है, एक एग्रीमेंट है ओके बिटवीन होम, दिस इज अ एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदार्स ओके, यानी कि जमींदार्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ओके जो एग्रीमेंट हुआ था जमीन को लेकर यानी कि रेवेन्यू को लेकर, तो उसी सेटलमेंट को ओके हम क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। नाउ व्हाट आर द बैकग्राउंड ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, ओके परमानेंट सेटलमेंट को ओके जो इंट्रोड्यूस किया गया ओके उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। तो उसका पीछे का बैकग्राउंड ये था, पहले अगर देखा जाए तो बंगाल बिहार इन उड़ीसा में जमींदार ही क्या करते थे ओके रेवेन्यू कलेक्शंस करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ ओके मुगल एम्पायर, यानी कि उस टाइम तो मुगल एम्पायर का चलता था। लेकिन ओके जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में मुगल भी हार गए तो उन लोगों को क्या देना पड़ा, जो राइट ऑफ दीवानी है बंगाल बिहार एंड उड़ीसा का ओके वो किसे देना पड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी यानी कि ओके रेवेन्यू कलेक्शंस करने का राइट तो मिल गया, लेकिन उन लोगों को उतना आइडिया नहीं था ओके, ना तो वो लोग उतना ज़्यादा ओके समझ चुके थे कि लोकल लॉज एंड कस्टम के बारे में ओके, ना तो वो लोग उतने ज़्यादा ओके फार्मर्स के बारे में जान ओके चुके थे उस टाइम, क्योंकि वो लोग ओके अभी मिले ओके उन लोगों के क्या करने का, कलेक्शंस करने के लिए, कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बिहार बंगाल एंड उड़ीसा। तो इसीलिए ओके दे वर अननोन ओके, दैट्स व्हाई ओके दे हेजिटेटेड ओके हाउ टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द rural areas where okay they didn't know anything about the people of village area okay, and they didn't have any ideas regarding the local laws and the customs। so इसके कारण से जिस हिसाब से ओके उन लोगों ने वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शंस किया, इतना ज़्यादा रेवेन्यू ओके कलेक्शंस हो गया कि बाद में जाकर ओके बंगाल में 1770 में बहुत ही ओके सिवियर फेमिन भी आया, उसमें ओके बहुत सारे लोग भी मर गए थे फेमिन के कारण से ओके। ये किसके कारण से हुआ ओके, नेग्लिजेंसी यानी कि नेग्लेक्ट ओके बाय द कंपनी, क्योंकि उसके बाद बंगाल में ओके जो एडमिनिस्ट्रेशन चला वो डायर की एडमिनिस्ट्रेशन चला ओके, इसके कारण से बहुत सारा ओके वहाँ पर क्या हुआ, इलीगल एक्टिविटीज़ हुआ
ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल्स ने ओके बहुत सारा इलीगल ट्रेड किया, ओके बहुत हद से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शंस किया। इससे ओके बंगाल का इकोनॉमी भी टोटली क्या हो चुका था, ओके रुइन हो चुका था। तो इसे ठीक करने के लिए ओके वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, एक रिफॉर्म्स लाया, ओके जिसको हम क्या कहते हैं 5 year ओके इंस्पेक्शंस। हियर द रेवेन्यू कलेक्शंस वाज अवार्डेड थ्रू एन ऑक्शन टू द पर्सन प्रॉमिसिंग द ओके हायर रेवेन्यू। तो वॉरेन हेस्टिंग ने ओके एक नया सेटलमेंट लेकर आया था। वो सेटलमेंट ये था कि जो ओके रेवेन्यू कलेक्शंस करने का जो राइट्स है वो ऑक्शन के थ्रू ओके किसी को दिया जाएगा। एंड ओके सबसे ज़्यादा ओके हाईएस्ट रेवेन्यू ओके जो लेकर आएगा ओके उसे क्या भी कर दिया जाएगा, ओके अवार्ड भी दिया जाएगा। ओके तो अवार्ड के चक्कर में ओके इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शंस हो गया कि बंगाल का पूरा इकोनॉमी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ओके उस टाइम ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर यानी कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था विलियम पिट, ओके उसके डायरेक्शंस में एक नया सेटलमेंट लेकर आया ओके 1786 में। एक्चुअली ओके ये जो परमानेंट सेटलमेंट थे ओके वो कब रेडी हो चुका था, 1786 में ही रेडी हो चुका था। बस उसे ओके इम्प्लीमेंट करने का बारी था, तो उसे 1793 में क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये था ओके हमारे बैकग्राउंड ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होते ओके जमींदार से। जमींदार ही ओके ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल एम्पायर रेवेन्यू कलेक्शंस करते थे बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में जब मुगल भी हार गए तो रेवेन्यू कलेक्शंस करने का जो अधिकार था बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा का ओके वो किसको देना पड़ा, ब्रिटिश को देना पड़ा। अब ब्रिटिश को ओके उतना आइडिया नहीं था, ओके दे वर ओके अनअवेयर ओके ऑफ द कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स ऑफ ए विलेज एरिया। सो उसी टाइम ओके वॉरेन हेस्टिंग ने एक सिस्टम भी स्टार्ट किया था, जो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आएंगे ओके उससे अवार्ड भी दिया जाएगा। ओके उसके चक्कर में बहुत ओके उन लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शंस किया, उसके कारण से बंगाल का इकोनॉमी भी क्या हुआ, रुइन हुआ। उसके साथ साथ ओके उन लोगों को फेमिन का भी सामना करना पड़ा। इसीलिए 1793 में परमानेंट सेटलमेंट क्या किया गया, ओके यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओके परमानेंट सेटलमेंट। नंबर 1 देखिए, लैंडलॉर्ड और जमींदार ओके उन लोगों को क्या बना दिया गया, लैंड का ओनर बना दिया गया। ओके एंड ये जो जमींदारी ओके और लैंडलॉर्ड का ओके जो ये सिस्टम था वो क्या था, हेरिडिटरी। ओके यानी कि ओके अगर मैं जमींदार हूँ तो मेरा बेटा भी क्या बनेंगे, जमींदार बनेंगे। ठीक है, राइट ऑफ सक्सेशन ऑफ द लैंड अंडर देम। उसके बाद जमींदार ओके सपोज मैं जमींदार हूँ तो मैंने ऑक्शन में ओके लैंड ले लिया है, तो मैं ओके उस लैंड को क्या भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँगा तो उसे ओके बेच भी सकता हूँ, ओके किसी को ओके लीज में दे भी सकता हूँ। ओके तो इस तरह का राइट्स भी दे दिया गया ओके जमींदार को। एंड जमींदार का जो ओके प्रोप्राइटरशिप ओके जो है तब तक रहेंगे ओके मैं तब तक जमींदार रहूँगा जब तक मैं कंपनी को ओके फिक्स्ड रेवेन्यू क्या करता रहूँगा, पे करता रहूँगा। अगर इनकेस ओके मैं रेवेन्यू पे करने में फेल्ड हो गए कंपनी को, तब उसी टाइम ओके मेरा ये जो जमींदारशिप है वो ब्रिटिश क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। तो ये भी ओके वहाँ पर प्रोविज़न था इम्पोर्टेंट ओके परमानेंट सेटलमेंट का। एंड अमाउंट जो है पेड बाय द लैंडलॉर्ड ओके वो क्या था, फिक्स्ड था। ओके ये आप लोगों को याद करना है। परमानेंट सेटलमेंट का जो लैंड रेवेन्यू ओके पेड करने का जो सिस्टम था ओके वो क्या था, फिक्स था। एंड इट वाज एग्रीड दैट दिस वुड नॉट ओके इंक्रीज्ड इन ओके फ्यूचर। ओके यानी कि जो ओके फिक्स किया गया था कि ओके इतना परसेंटेज यानी कि ओके इतना रेवेन्यू कलेक्शंस करना है ओके तो वो फिक्स कर दिया गया। ओके उतना ही क्या करेंगे, कलेक्शंस करेंगे, उससे ज़्यादा कलेक्शंस भी नहीं करेंगे ओके उससे कम भी नहीं। जो तय किया गया था ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था जमींदार को कि मुझे इतना चाहिए तो उतना ही चाहिए, उससे कम भी नहीं ओके उससे ज़्यादा भी नहीं। इसीलिए तो कि इससे हम क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कहते। नाउ फिक्स्ड अमाउंट ओके कितना था, 10/11 ओके ये किसका रेवेन्यू, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू। एंड 1/10 ओके वो किसके लिए, जमींदार के लिए। ठीक है, अब ये जो टैक्स रेट है ओके ये बहुत ही ज़्यादा था ओके इन कंपैरिजन टू द टैक्स ओके विच वाज इम्पोज्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके इंग्लैंड में भी वहाँ का ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड के ऊपर रेवेन्यू तो टैक्स करते थे, लेकिन वहाँ का टैक्स एंड हमारा ओके इंडिया का टैक्स में ओके बहुत ही अंतर था। हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ओके हाई रेट में टैक्सेस को क्या किया गया था,
ओके इम्पोज किया गया था। नाउ जमींदार ऑल्सो हैड टू गिव द टेनेंट अ पट्टा विच डिस्क्राइब द एरिया ऑफ द लैंड ओके गिवन टू हिम एंड द रेंट ओके ही हैड टू पे द लैंडलॉर्ड। ओके यानी कि ओके जमींदार ओके मैं हूँ, मैं किसी को ओके लैंड दे रहा हूँ कमाने के लिए, तो उसके साथ साथ ओके मुझे उसे पट्टा भी दे देना है। पट्टा मीन्स ओके डॉक्यूमेंट्स हो गया, कितना ओके ज़मीन में उसे दे रहा हूँ, एंड उसे ओके मुझे ये भी बताना है कि ओके उसे कितना रेवेन्यू क्या करना है, पे करना है, एंड कब तक पे करना है। ओके गिवन पीरियड में उसे लैंड का रेवेन्यू भी क्या करना है, पे करना है। क्योंकि अगर जब ओके वो पे करेंगे ओके मुझे रेवेन्यू टैक्स, तब ओके मैं वो रेवेन्यू किसको पे करूँगा, गवर्नमेंट को पे करूँगा। ओके नहीं, तो ओके ये था ओके परमानेंट सेटलमेंट का क्या फीचर्स। नाउ मेरिट्स, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ओके मेरिट्स मीन्स ओके एडवांटेज। ओके तो एडवांटेज ये था, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ फार्मर फेल अपॉन द शोल्डर्स ओके ऑफ द इंडियन लैंडलॉर्ड्स। Being son of the soil, they could reach the far okay corner of the regions and also understand okay local custom very well. Okay, so this was the okay first merits of the permanent settlement. क्योंकि अगर ब्रिटिश ही ओके क्या करते, रेवेन्यू कलेक्शंस करते, तो ब्रिटिश को याद नहीं था ओके दूर दूर तक ओके वो लोग जा भी नहीं सकते थे, ओके वो लोग वो जगह को ओके पहचान भी नहीं सकते थे, है कि नहीं, वहाँ पर जा भी नहीं सकते। और दूसरा चीज़ ओके वहाँ का लोकल कस्टम्स और लॉ के बारे में ब्रिटिश जानते भी नहीं थे उस टाइम, तो इसीलिए ओके ज़मींदार को दे दिया। अब ज़मींदार जानते ओके और हमारे लोगों का प्रॉब्लम्स भी ओके समझ सकते ओके, ये एक ओके मेरिट रहा है ओके परमानेंट सेटलमेंट का। दूसरा, बिकॉज ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, ये जो नेचर ऑफ द सिस्टम था ओके देयर वाज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, द कंपनी न्यू द अमाउंट इट वुड गेट इन ओके रेवेन्यू, द लैंडलॉर्ड ओके आल्सो was assured of the amount. Finally the farmers also in lieu of the patta were certain of their holding and knew how much okay rent was to be paid. ओके तीसरा चीज़ ये था कि इससे ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्लियर था कि ओके उन लोगों को कितना रेवेन्यू मिलने वाला है, एंड ज़मींदार भी क्लियर था कि ओके उन लोगों को कितना रेवेन्यू क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। एंड तीसरा चीज़ फार्मर्स को भी याद था कि उन लोगों को ओके अपने ज़मीन के हिसाब से कितना क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। तो ये भी ओके तीसरा और ओके सॉरी सेकेंड ओके ये मेरिट हो गया। लास्ट मेरिट यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, सिंस द सेटलमेंट वाज ओके ऑफ ए परमानेंट नेचर, जमींदार वुड हैव एन इंटरेस्ट इन द इम्प्रूवमेंट इन द लैंड दियर बाय इम्प्रूविंग द रेवेन्यू। ओके तो यहाँ पर जो ज़मीन था ओके ज़मीन का जो सेटलमेंट किया गया था, जो रेवेन्यू था ओके वो फिक्स था ओके, इसीलिए ज़मींदार यहाँ पर क्या करने के लिए ओके कोशिश करेंगे कि जितना हो सके ओके प्रोडक्शंस को बढ़ाने का कोशिश करेंगे ओके, एंड इसके लिए ओके वो लोग फार्मर्स को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर प्रोडक्शंस बढ़ गया तो ज़मींदार ज़्यादा रेवेन्यू भी क्या कर सकते ओके कलेक्ट भी कर सकते, एंड उनमें से ओके कितना ब्रिटिश को देना है ओके वो दे देंगे, एंड बचा हुआ ओके उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके ओके हिसाब से अब वो लोग लैंड के लिए काम भी करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, अपने फ़ायदे के लिए तो ओके वो काम करेंगे ओके, एंड फार्मर्स का भी ओके वो लोग हेल्प करेंगे। तो इस तरह से ओके सो ऑल दीज आर द ओके मेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। बट सिर्फ ओके मेरिट ही नहीं है ओके, उसका डिमेरिट्स भी है। हर एक कोई भी चीज़ों का ओके क्या भी होते, पॉजिटिव भी होते एंड नेगेटिव भी होते। तो डिमेरिट में ओके हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए डिमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। The basic demerit of this system was that efficiency depended upon the nature of the zamindar. If they were good or if the landlord were bad, they were okay negligent of the plight of the farmers and the conditions okay of the land. तो यहाँ पर okay जो हम लोगों ने मेरिट में किया कि ओके अगर ज़मींदार चाहेंगे तो फार्मर्स को क्या भी कर सकते ओके मदद भी कर सकते, एंड फार्मर्स का क्या प्रॉब्लम्स है ओके उसे भी वो क्या करेंगे, समझेंगे, या तो ओके उसे ओके समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ओके ज़मींदार जो है वो भी इंडियन ही है। अब ब्रिटिश को तो समझ भी नहीं आएगा ओके, नंबर वन तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। इस बार ओके फसल सही हुआ है कि सही नहीं हुआ ओके तो ब्रिटिश को पता भी नहीं चलेगा ओके, उसे तो क्या चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में इंटरेस्ट यानी कि रेवेन्यू तो चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ओके ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़मींदार को दिया गया था, तो वहाँ से ओके हम लोगों ने देखा था कि ओके ज़मींदार अपने देश का है ओके, अपने गाँव का है तो समझेंगे, लेकिन ओके ये समझना ओके ना समझना ओके वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी ओके, नेचर ऑफ द ज़मींदार, कि ज़मींदार कैसे है। अगर ज़मींदार अच्छे हैं
तो पीजेंट यानी कि फार्मर्स का भी ओके अच्छा ही होगा। अगर ज़मींदार अच्छे नहीं है, बैड है, तो फिर ओके पीजेंट यानी कि फार्मर के साथ भी ओके बुराई होगा। नंबर 2, दिस क्रिएटेड अ क्लास ऑफ हेरिडिटरी ओके यानी कि लैंडलॉर्ड्स फॉर्मिंग द अपर एरिस्टोक्रेसी इन सोसाइटी हु जनरली लेड ओके लग्जरियस एंड ओके एक्स्ट्रावेगेंट ओके लाइफ स्टाइल। अब यहाँ से ओके सोसाइटी में फिर से एक क्लास क्या हो गया ओके, एक क्लास यानी कि ओके नया क्लास का ओके वहाँ पर जन्म हो गया। वो क्लास है जमींदारी क्लास और द ओके लैंडलॉर्ड और द एरिस्टोक्रेसी ओके क्लास। अब वो लोग खुद को क्या सोचते थे ओके, बहुत ही अपर सेक्शंस का ओके सोचते थे। एंड वो लोग क्या करने लगे, लग्जरियस एंड ओके एक्स्ट्रावेजेंट ओके लाइफस्टाइल क्या करने लगे, जीने लगे। अब जब लग्जरियस एंड ओके एक्स्ट्रावेजेंट ओके लाइफस्टाइल जीने लगे, तब उसके लिए ओके उन लोग को क्या चाहिए, पैसे चाहिए ओके। एंड पैसे ओके वो लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, गरीब किसान को ओके क्या करके, रेवेन्यू इम्पोज करके। तो इससे ओके और हालत किसका खराब हो गया, हमारे देश का ओके गरीब पेजेंट का यानी कि ओके गरीब फार्मर्स का हालत और बिगड़ते जा रहे थे। नाउ थर्ड वन, जमींदार्स वर जनरली फेवरेबल ओके टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस एंड सपोर्टेड द ब्रिटिश इवन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ओके, देयर वर एक्सेप्शंस ओके यानी कि अब जमींदार्स तो ओके किसका मानेंगे, ब्रिटिश का ही मानेंगे ना ओके, क्योंकि ब्रिटिश का ये परमानेंट सेटलमेंट के कारण से ओके उन्हें तो बहुत फायदा हो रहा है ओके। उन लोगों को तो लग्जरियस एंड ओके एक्स्ट्रावेजेंट ओके लाइफस्टाइल ओके जीने का क्या मिल रहा है ओके, सुविधा मिल रहा है ओके, इस तरह का चांस मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ओके वो लोग तो लॉयल रहेंगे किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। इससे ओके फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में भी ओके बहुत सारे जमींदार ने ओके किसको ही सपोर्ट किया, ब्रिटिश को ही सपोर्ट किया। जबकि ओके इंडियन को क्या करना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ओके, जहाँ पर ओके उन लोग को फायदा मिल रहा है ओके उसी को सपोर्ट करेंगे ना। तो नंबर 3, लैंड असेसमेंट वाज नॉट डन प्रॉपर्ली एंड लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड ओके आर्बिट्रेरली ओके। दिस मेंट दैट बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लैंड वाज एक्सपेक्टेड टू फर्नाइज रेवेन्यू एट द सेम रेट। दिस क्रिएटेड अ बर्डन ऑन द फार्मर्स of unproductive land. Also in the case of productive land it was a loss of revenue okay to the government। तो यहाँ पर देखिए जो रेवेन्यू था ओके वो क्या था, फिक्स था ओके यानी कि ओके अच्छे से उसे क्या नहीं किया गया, एसेस्ड ओके नहीं किया गया कि कौन सा ओके ज़मीन से ओके ज़्यादा फसल क्या कर सकते, उगा सकते, कौन सा ज़मीन से ओके फसल ही नहीं उगेगा ओके। अगर किसी को ज़मीन मिल रहा है, अब ब्रिटिश ने तो ओके क्या कर दिया, एकदम ओके लैंड का पूरा मेजरमेंट लेकर ओके इतना ज़मीन है, इतना लैंड है ओके, तो इसका मुझे क्या चाहिए ओके, इतना टैक्स चाहिए, इतना रेवेन्यू चाहिए ओके, ये कहकर बोल दिया है। अब उस लैंड में बहुत सारा लैंड ऐसा भी था कि ओके जिसको हम किसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, प्रोडक्शंस के लिए यानी कि कल्टिवेशंस के लिए। लेकिन ओके उसका भी तो क्या करना होगा, अब रेवेन्यू पे करना होगा। एंड रेवेन्यू ओके कहाँ से आएंगे, फार्मर्स से ही ना आएंगे ओके। तो इसीलिए ओके सबसे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर चलेगा ओके, फार्मर्स के ऊपर चलेंगे। नाउ रेवेन्यू रेट वर सो हाई, इतना ज़्यादा था कि ओके जमींदार बिकेम ओके डिफॉल्टर इन टाइम। दिस सिस्टम प्रूव टू हैव डिजास्टर्स इफेक्ट इन 1811। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वार्नड अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ओके विदाउट अ प्रॉपर लैंड सर्वे ओके। तो लैंड रेवेन्यू ओके इतना हाई कर दिया गया और ओके इतना ज़्यादा हो गया कि अब ओके लोगों को रेवेन्यू पे करने में बहुत परेशान होके आ रहे थे, यानी कि बहुत सारा ओके प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट है और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ज़मींदार है ओके, एंड यहाँ पर क्या है, फार्मर है। अब ज़मींदार ओके ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर से क्या करने का कोशिश करेंगे, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ओके। जितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शंस करेंगे उसमें से ओके जो ब्रिटिश ने बोला गया ओके वो दे देंगे ओके, एंड बाकी वो सब उन लोगों का हो जाएगा। इसीलिए ओके यहाँ पर बहुत सारा ओके फार्मर्स क्या कर रहे थे ओके, मर रहे थे, किसके कारण से, रेवेन्यू के कारण से। तो ऑल दिस आर द ओके डिफेक्ट और द डिमेरिट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। अब दूसरा सेटलमेंट है ओके हमारे रोहितवारी ओके सिस्टम, यानी कि रोहितवारी ओके सेटलमेंट। सो ये जो रोहितवारी ओके सिस्टम है ये भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ओके, एज ओके जो हम लोगों ने किया है परमानेंट सेटलमेंट, उसी तरह का सेटलमेंट। एंड ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1820 में ओके। किसने इंट्रोड्यूस किया था, सर थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड ये जो रोहितवारी ओके सिस्टम है इसने मिडल मैन को क्या कर दिया, हटा दिया ओके, यानी कि
पहले क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद जमींदार, ओके, उसके बाद यहाँ पर फार्मर। जमींदार ओके फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एंड जमींदार ओके फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू किसको पे करते थे, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो ओके रईतवारी सिस्टम, ओके, यानी कि राइटवारी जो सिस्टम में, तो इसने ओके ये मिडल मैन को ही क्या कर दिया, हटा दिया। अब कोई ओके जमींदार वहाँ पर नहीं रहेगा, डायरेक्ट ओके रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, ओके, कल्टिवेटर से कलेक्ट किया जाएगा। सो व्हाट आर द ओके सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रईतवारी ओके सिस्टम। नंबर 1, ये जो रईतवारी सिस्टम में ओके ये फर्स्ट प्रैक्टिस किया गया ओके फार्मर्स ऑफ मद्रास, ओके, बम्बई, आसाम, ओके, कॉग प्रोविंसेस, ओके, यहाँ पर मद्रास में, बम्बई में, आसाम एंड कॉग ओके प्रोविंसेस में रईतवारी सिस्टम को क्या किया गया, सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया। एंड यहाँ पर फार्मर्स और कल्टिवेटर्स ओके ही क्या है, लैंड ओनर है। इसका मतलब ये हुआ कि ओके कंप्लीटली लैंड, जमीन पर अधिकार ओके उन्हीं लोग का रहेगा, एंड वही लोग ओके क्या करेंगे, डायरेक्टली टैक्स किसको भरेंगे, रेवेन्यू किसको भरेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भरेंगे। यानी क्योंकि वहाँ पर कोई जमींदारी सिस्टम नहीं रहा, ओके, जमींदारी सिस्टम को ही क्या कर दिया, हटा दिया। एंड जो रेट था रईतवारी ओके सिस्टम में, ये इस तरह से सेट अप किया गया फॉर द टाइप ऑफ लैंड, मीनिंग ओके इफ द लैंड इज ड्राई द रेट वुड बी ओके 50%, एंड इफ इट इज वेट लैंड रेट वुड बी ओके इंक्रीज टू 10%, एंड इट विल बी ओके 60%। यानी कि रईतवारी सिस्टम में थोड़ा चेंजेस लाया कि ओके जमीन कैसे है, ड्राई लैंड है कि वेट लैंड है। अगर वेट लैंड है तो 60% ओके रेवेन्यू किसको पे करना होगा, 60% ऑफ द प्रोडक्शंस ओके शुड बी पेड एज अ रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर वो ड्राई है तो ओके 50% ही ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, डिमांड किया। तो ये ओके अच्छी चीज़ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। एंड ये जो सिस्टम है ओके इस सिस्टम में कोई भी मिडल मैन नहीं होगी, ये सबसे अच्छा सिस्टम है। जो ओके हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट में देखा था, मिडल मैन यानी कि जमींदार। एंड जो ये टैक्सेस है, टैक्सेस तो ओके रईतवारी सिस्टम में भी बहुत ही क्या था, हाई था। एंड ओके ये supposed to be cash okay paid in cash as the British government didn't accept any kind okay। तो रईतवारी सिस्टम में ओके कोई काइंड सिस्टम का नहीं था। देखिए यहाँ पर क्या होते, एक कैश होते और दूसरा होते काइंड होते, ओके, टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ओके विच वी कैन पे ओके टू द गवर्नमेंट, या तो कैश या तो काइंड। काइंड मीन्स ओके पहले राजाओं के समय में ओके अपना प्रोडक्शंस ओके 1/10 ऑफ द प्रोडक्शंस ओके राजा को देते थे ओके इस तरह। लेकिन ये रईतवारी सिस्टम में ओके ब्रिटिश ने एकदम ओके क्लियरली कह दिया कि ओके हमें कोई ओके किसी तरह का काइंड ओके रेवेन्यू नहीं चाहिए ओके, यानी कि कोई प्रोडक्शंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए। लास्टली अनदर प्रॉब्लम द कल्टिवेटर फेस्ड वाज द मनी लेंडर हु लोन्ड द मनी ओके एट वेरी हाई रेट इंटरेस्ट ओके। अब उसके बाद जो गरीब किसान है ओके उसे खेतीबाड़ी करने के लिए पहले तो क्या चाहिए, पैसे ही चाहिए ओके। एंड ये जो पैसे थे ओके वो लोग किससे ले रहे थे, मनी लेंडर से ले रहे थे। अब मनी लेंडर ओके जो रेट है ओके वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे ओके। इससे फार्मर्स का ओके हालत बहुत ही क्या हो गया था ओके, खराब हो गया था, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है ओके रईतवारी सिस्टम का। नंबर 1, रेट ऑफ कलेक्टिंग जो टैक्सेस था फ्रॉम द कल्टिवेटर वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, ये फर्स्ट ओके डिसएडवांटेज है। एंड दूसरा चीज ओके दिस इज बिकॉज द रेट ओके फिक्स्ड फॉर द लैंड एज टैक्स वर रिलेटिवली मच हायर देन द एक्चुअल लैंड ओके प्रोडक्शंस कैपेसिटी ओके। यानी कि जो जमीन ओके वो जमीन कितना फसल उगा सकते हैं, यानी कि ओके कितना प्रोडक्शंस हो सकता है ओके, तो उससे ज़्यादा ओके टैक्सेस रईतवारी सिस्टम के थ्रू क्या किया गया, इम्पोज किया गया। इसीलिए ओके ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया किसके लिए, फार्मर्स के लिए। ज़मीन तो है, ज़मीन तो उसका हो गया, लेकिन ब्रिटिश ने जो डिमांड किया ओके उतना टैक्सेस वो लोग भर नहीं पा रहे थे। तीसरा कलेक्शंस मेथड जो था ऑफ द रिव्यू वाज क्वाइट रूड एंड रिजिड फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके। ये क्या था, थोड़ा ओके क्वाइट रूड एंड रिजिड ओके, यानी कि ओके मुझे चाहिए तो चाहिए ओके, इतना रेवेन्यू मुझे चाहिए तो ओके चाहिए ओके, अगर नहीं देंगे तो उसका ओके ज़मीन छीन कर ओके किसी को दिए जाते थे। ये ओके तीसरा डिफेक्ट हो गया, यानी कि डिमेरिट हो गया। एंड ओके थर्ड फोर्थ डिमेरिट है
If the cultivator could not pay the desired amount at the time, British government would torture the peasant and evict them. ओके, यानी कि अगर कोई रेवेन्यू पे नहीं कर पाए ओके गिवन पीरियड में, ओके जो समय दिया गया था उससे, ओके उसके अंदर अगर उसने रेवेन्यू पे नहीं किया तो उसे ओके बहुत ही टर्चर किए जाते थे और ओके अपनी ज़मीन या तो ओके गांव से उसे भगा देते थे. नाउ अनदर मेजर ड्रॉबैक ये है कि जो ऑफिसर्स है कुड इजीली बी ओके ब्राइब्ड व्हाइल असेसिंग द लैंड, हेंस ब्राइबरी इंक्रीज टू अ वाइट लेवल. ओके, जो भी ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था कंपनी ने, तो वो सब क्या थे, ओके घूसखोर. ओके, यानी कि इजीली ओके उसे क्या दे सकते थे, ओके घूस खिला सकते थे. इसके कारण से ओके जिसके पास पैसे ओके वही क्या कर रहे थे, ओके जमीन का फायदा उठा रहे थे. नाउ इंक्रीज टैक्सेस ऑन द लैंड डिवैल्यूड ओके देम एज देयर वाज नो प्रॉपर केयर दिस इज ओके बिकॉज फार्मर्स वर अनेबल टू टेक केयर ओके ऑफ देयर लैंड. इसके कारण से बहुत सारे फार्मर्स को ओके अपना खुद का ज़मीन को भी क्या करना पड़ा, खोना पड़ा, क्योंकि ओके वो लोग टैक्सेस नहीं पे कर पाए. ठीक है, नाउ ये हमारे ओके तीसरा सिस्टम है महलवारी ओके सिस्टम. महल का मतलब भी क्या हो गया, विलेज. महल का मतलब है विलेज एरिया. सो महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ओके इंग्लिशमैन हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में, एंड इसे फिर से ओके रिव्यूड किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ओके 1833 में. ओके, तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो कि आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो सिस्टम था एक्चुअली ओके किस कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, नॉर्थ वेस्ट ओके प्रोविंसेस में. लेटर ये सिस्टम को ओके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ओके आगरा, अवध ओके पंजाब, मध्य प्रदेश में भी क्या किया, इम्प्लीमेंट किया. कौन सा ओके सिस्टम, महलवारी सिस्टम. अब महलवारी सिस्टम का ओके फीचर्स क्या है यहाँ पर देखिए. अंडर द महलवारी सिस्टम ये जो लैंड था ओके सेगमेंटेड ओके इनटू महल एंड अकाउंट फॉर वन और मोर ओके विलेजेस. क्योंकि महल का मतलब ही ओके विलेज हो गया, यानी कि यहाँ पर जो रेवेन्यू का जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ओके वो पूरा किसको दे दिया, एक गांव को दे दिया. यानी कि ओके सपोज मान लीजिए ये एक गांव है, गांव में ओके ये लोग रहते हैं. ठीक है, अब यहाँ का ओके कितना टैक्स क्या किया गया, ओके फिक्स्ड किया गया, यानी कि रेवेन्यू कितना फिक्स्ड किया गया है. तो ये पूरा विलेज एरिया है ओके उसे भरने के लिए, यानी कि ओके वो टैक्स भरने के लिए क्या रहेगा, रेस्पॉन्सिबल रहेगा. यानी कि अगर कोई एक पे नहीं कर पाए तो पूरा विलेज मिलकर भी ओके उस टैक्स को क्या करना है, पे करना है. इस तरह का सिस्टम को हम क्या कहते हैं, महलवारी ओके सिस्टम कहते हैं. रेवेन्यू जो था ओके वो फिक्स था as for the mall as per the crop productions assessment. So the महलवारी सिस्टम was ओके periodically ओके रिवाइज्ड भी किया गया ओके periodically, क्योंकि कभी कभी ओके फसल अच्छा हो जाते ओके, कभी कभी फसल क्या हो जाते, बिगड़ जाते, कभी फ्लड आते, कभी ड्रॉट आते. तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओके एक नया चेंजेस लाया कि समय के साथ साथ ओके रिविजन्स होना भी बहुत ही क्या है, जरूरी है. ठीक है, नाउ एवरी इंडिविजुअल फार्मर हैड देयर शेयर इन द फिक्स्ड रेवेन्यू and the revenue collections was operated by the village leader or village head under the महलवारी सिस्टम. यानी कि ओके इस गांव में सपोज मान लीजिए 100 लोग रहते ओके, एंड यहाँ पर बोला गया कि ओके कितना पे करना है टैक्स ओके, कोई एक ओके फिक्स्ड अमाउंट बता दिया कि इस गांव से ओके इतना रेवेन्यू आना चाहिए. तो वो जो रेवेन्यू है ओके उतना भरना है. तो इसके लिए ओके ये सारे के सारे ओके 100 यानी कि 100 लोग ही क्या रहेंगे, रेस्पॉन्सिबल रहेंगे ओके. एंड ये सब ओके 100 लोग मिलकर ही ओके वो रेवेन्यू क्या करेंगे, पे करेंगे ओके. ये महलवारी सिस्टम में ओके ये नया सिस्टम लगा दिया गया. स्टेट हैज़ अ 66% शेयर ऑफ द रेंटल वैल्यू एंड महलवारी ओके सेटलमेंट वाज डन फॉर अ पीरियड ऑफ ओके 30 years आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम. इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज ओके. तो यहाँ पर 30 साल के लिए ओके जो रेवेन्यू फिक्स्ड किया गया था 30 साल के लिए ओके रखा गया. 30 साल के साथ फिर क्या, 30 साल के बाद फिर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, या तो ओके बढ़ाना है ओके या तो क्या करना है, घटाना है ओके. ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ओके. घटाने का बात तो वहाँ पर नहीं आएगा. लेकिन जो भी हुआ ओके महलवारी सिस्टम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्या भी रहा, बेनिफिट भी रहा है. तो महलवारी सिस्टम का ड्रॉबैक भी अब हम ओके यहाँ पर देख ही लेते. ड्रॉबैक मीन्स डीमेरिट ओके. तो डीमेरिट में देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू महलवारी सिस्टम फार्मर्स हैड टू पे रेवेन्यू ओके इवन ड्यूरिंग ड्रॉट. यानी कि ओके जब भी सूखा पड़ते थे उस टाइम भी पूरा विलेज एरिया को ओके अपने गांव का लगान यानी कि ओके
रेवेन्यू क्या करना पड़ता है, ओके, बढ़ना ही पड़ेगा। ओके, जैसे हम लोग लगान मूवी है आमिर खान का, है कि नहीं, लगान मूवी में भी ओके वो भी उसी तरह से अगर क्रिकेट मैच जीत लिया ओके तो लगान यानी कि रेवेन्यू क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ये देखिए ना आप लोगों ने मूवी, तो चाहे ड्रॉप्ड हो, चाहे फ्लड आए ओके, चाहे प्रोडक्शन अच्छा ना हो ओके, मॉलवरी सिस्टम के हिसाब से ओके रेवेन्यू तो ब्रिटिश को क्या करना है, पे करना ही है। दूसरा है सर्वे जो था ओके वो फल्टी एजम्पशन दैट ओपन ओके स्पेस फॉर द करप्शंस एंड ओके मैनिपुलेशंस, यानी कि जो सर्वे किया गया ओके अच्छे से सर्वे नहीं किया गया था ओके, जहाँ पर ओके अच्छे से सर्वे होना चाहिए था ओके वहाँ पर सर्वे नहीं हो रहा था, तो इसके कारण से ओके ब्रिटिश के पास सही रिपोर्ट नहीं पहुँच रहे थे, इसीलिए ओके टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे। एट टाइम्स कंपनी स्पेंट मोर ऑन द कलेक्शंस देन द ओके कलेक्टेड रेवेन्यू ओके, यानी कि ज़्यादा ओके कंपनी ने किसके ऊपर ओके ध्यान दिया, स्पेंड किया ओके, स्पेंड मोर ऑन द कलेक्शंस ओके देन द कलेक्टेड रेवेन्यू ओके, तो जितना कलेक्शंस हो रहा था ओके उससे ज़्यादा उन लोग का खर्च भी हो रहा था, जितना ज़्यादा खर्च हो रहा था ओके उतना ज़्यादा टैक्सेस इंक्रीज हो रहा था। नाउ अगर फार्मर्स फेल्ड हो गया ओके रेवेन्यू पे करने में, तो मनी ओके और मनी ओके लेंडर ओके सीज द ओके लैंड। सपोज मान लीजिए कि किसी ने ओके मनी लेंडर से क्या ले लिया, पैसे ले लिया, एंड फार्मर्स क्या हो गया, असक्षम हो गया ओके उसका जो लोन लिया था ओके वो पे करने में, तो मनी लेंडर ओके फार्मर्स का लैंड क्या कर लेते ओके छीन लेते थे ओके, ये भी वहाँ पर देखने को मिला। एंड लास्टली मॉलवरी सिस्टम जो ओके फेल्ड हो गया, किसके कारण से, डिफेक्टिव पॉलिसीज के कारण से ओके। ये सिस्टम तो सही था लेकिन ऐसा हो कि बहुत सारा डिफेक्ट होके हमें देखने को मिला सिस्टम के अंदर ओके, बहुत सारा करप्टेड ऑफिसर्स के कारण से ओके ये सिस्टम भी क्या हो गया, फेल हो गया। नाउ लास्टली ओके यहाँ पर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन रूरल इकोनॉमी। तो नंबर 1 डीप इम्पैक्ट ओके ऑन द रूरल इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमारे जो विलेज एरिया का जो इकोनॉमी था उसमें ओके बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा, यानी कि विलेज एरिया का आर्थिक अवस्था ओके एकदम से क्या हो गया, बिगड़ गया। नंबर 1। नंबर 2 अर्लियर इंडियन विलेजर्स वर सफिशिएंट ओके, पहले वो लोग क्या था, सेल्फ सफिशिएंट था, यानी ओके वो किसी के डिपेंडेंट भी नहीं थे ओके, मनी लेंडर से लोन लेना नहीं पड़ता था। अब ब्रिटिश का रेवेन्यू के कारण से प्रोडक्शंस बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी हो गया, प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए ओके खर्च करना बहुत ही ज़रूरी था, खर्च करने के लिए पैसे चाहिए ओके, वो लोग मनी लेंडर से ले रहे थे, जब मनी लेंडर ओके उन लोगों को पैसे दे रहे थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हाई था, इसके कारण से ओके उन लोगों का अपना ज़मीन भी क्या हो रहे थे, जा रहे थे। नाउ inheritant okay tie with their land because of okay beliefs traditions and social systems, you know that okay farmers एक किसान ओके अपना जमीन के साथ जुड़ा हुआ रहे थे, अब ओके जब वो लोन पे नहीं कर पाएंगे ओके उसका जमीन छीना जाएगा मनी लेंडर, है कि नहीं, तो कैसा लगेगा, इसीलिए ओके इस तरह का इमोशनल्स ओके जो फार्मर्स का ओके रूरल एरिया का ओके फार्मर्स का इमोशंस के साथ भी ओके लैंड रेवेन्यू ने ओके बहुत ही बुरा किया। दे यूज टू पे टैक्सेस इन काइंड और कैश बट नाउ नॉट ओके, पहले वो लोग कैश में भी क्या कर सकते थे, टैक्सेस भर सकते थे मुगल एम्पायर को, काइंड में भी भर सकते थे यानी कि प्रोडक्शंस देकर भी, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए, सिर्फ टैक्सेस ओके कैश में ही चाहिए। लैंड रेवेन्यू वो इन द ओके फॉर्म्स ऑफ ओके क्रॉप प्रोडक्शंस ओके, जो ये लैंड रेवेन्यू ओके वो किसके हिसाब से रखा गया, क्रॉप प्रोडक्शंस के हिसाब से तो रखा गया, लेकिन अगर क्रॉप प्रोडक्शंस फेल हो गया तब भी उन लोगों को उतना ही अमाउंट क्या करना होता था ओके, पे करना होता था। विलेज डिस्प्यूट्स वर सेटल्ड बाय द विलेज पंचायत, पहले ओके विलेज पंचायत ही विलेज का जो भी प्रॉब्लम्स है ओके उसे सॉल्व करते थे, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद ओके ब्रिटिश ने अपना ऑफिशियल्स को क्या किया, अपॉइंट किया, अब उन लोगों का प्रॉब्लम्स ओके कौन सॉल्व करेंगे, ब्रिटिश करेंगे, जो गांव के बारे में कुछ नहीं जानते ओके, जो गांव के लोगों के इमोशंस के बारे में ओके, उन लोगों का ट्रेडिशंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अब वो लोग ओके गांव के लोगों का प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो इज इट पॉसिबल ओके, वो पॉसिबल थे ही नहीं। लैंड रेवेन्यू क्या था, लैंड रेवेन्यू ओके फिक्स था, ये तो हम लोगों ने ओके डिस्कस कर ही चुके, परमानेंट सेटल में भी फिक्स था ओके, एंड रैयतवरी ओके सिस्टम में भी फिक्स था, मॉलवरी में भी फिक्स था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी बात में भी ओके यानी कि किसी भी हालत में रेवेन्यू को लेकर कंप्रोमाइज ओके करने के
उसमें तो नहीं था ओके, मतलब कंडीशंस में तो नहीं था वो लोग ओके, किसी भी हालत में ओके उन लोगों को जो फिक्स्ड किया था रेवेन्यू ओके वो तो उन लोगों को चाहिए, चाहे फ्लड आए, चाहे ड्राउट आए ओके, चाहे जो भी आए, लेकिन रेवेन्यू तो ओके उन लोगों को किसी भी हालत में चाहिए ओके, उन लोगों ने ओके किसी को नहीं छोड़ा, है कि नहीं। नाउ पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मार्केट। धीरे धीरे ओके अब पेजेंट्स को यानी कि फार्मर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या भी करने लगे, फोर्स करने लगे कि कमर्शियल क्रॉप क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, जो फार्मर्स नहीं चाहते थे, है कि नहीं। फार्मर्स नहीं चाहते थे कि ओके कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस करे ओके, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे तो फिर ओके घर में ओके फैमिली के ओके लिए खाने के लिए ओके वो लोग कहाँ से ओके खाना लाएंगे, जो भी पैसे ओके कमाएंगे कमर्शियल फार्मिंग से वो तो सब ओके रेवेन्यू में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये भी ओके दिक्कत रहा ओके लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स का। फाइनली द फार्मर्स वर डिनाइड द राइट टू ओन देयर लैंड ओके। तो ये ओके बहुत ही एकदम ओके बड़ा डिफेक्ट यानी कि डिमेरिट कह सकते हैं ओके हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स का, कि धीरे धीरे ओके किसानों का ओके अपना जमीन क्या हो रहा था ओके जा रहे थे हाथ से, यानी कि ओके उनका जमीन छीना जा रहे थे, क्योंकि रेवेन्यू पे करने के लिए प्रोडक्शंस करना है, प्रोडक्शंस करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए ओके, एंड उन लोग के पास पैसे नहीं था ओके, पैसे कहाँ से लेना है, मनी लेंडर से लेना है। अब ओके मनी लेंडर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे, एंड ओके अब उसका लोन प्लस ओके इंटरेस्ट पे करे कि ओके ब्रिटिश को क्या करे, रेवेन्यू पे करे। इसीलिए ओके धीरे धीरे पूरा ओके फार्मर्स का जो हालत है ओके वो खराब हो गया लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण से ओके। तो ये था ओके हमारा 3 परमानेंट सेटलमेंट, रायतवरी एंड मालवरी सिस्टम्स ओके। एंड ये जो हमारे लेसन्स था इसमें ओके हम लोगों ने देखा कि किस टाइप का ओके सेटलमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, एंड इसका इफेक्ट ओके हमारे फार्मर्स को कितना पड़ा ओके, कैसे पड़ी ये देखें। तो फिर से ओके आपसे मुलाकात होंगे ओके नेक्स्ट लेसन्स में, तब तक के लिए ओके आप लोग अच्छे से पढ़िए। हैव अ नाइस डे।